जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की डेली करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि 28 सितंबर के कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस सीरीज को पहले पॉइंट से। देखिए, पहला पॉइंट है कौशल से कल बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज है एक बार समझ लीजिए। हमारी सरकार का मंत्रालय है जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से शुरू किया था और नाम से क्लियर है कि ग्रामीण इलाकों में कौशल यानी स्किल को डेवलप करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। 2014 में इसको शुरू किया गया था और जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस होता है 25 सितंबर को, उसी दिन ये शुरू किया गया था। तो इस बार 2020 में क्या हुआ, जो इस योजना का स्थापना दिवस था यानी 25 सितंबर, इसी अवसर पर इसी योजना के अंतर्गत हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने क्या किया, कौशल से कल बदलेंगे इस रूप में, इस थीम के रूप में इसको मनाया, यानी इस थीम के रूप में इसको सेलिब्रेट किया। कौशल से कल बदलेंगे का सीधा सा मतलब है कि स्किल को डेवलप करके जो हमारी स्थिति है, जो हमारा लेवल है, जो हमारा जीवन स्तर है, उसको सुधारने का यहाँ पे प्रयास किया गया है इस स्कीम के द्वारा। तो क्या है इस स्कीम के की पॉइंट्स, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड समझ लीजिए, एग्रीप्रेन्योरशिप। जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप सुना होगा, तो ऐसे यहाँ पर एग्रीप्रेन्योरशिप का एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मकसद यही है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उसमें सुधार लाया जाए, यानी उसमें इनोवेशन किया जाए। ठीक है, वहां पर सस्टेनेबल चीजों को बढ़ाया जाए, जो कम्युनिटी ओरिएंटेड है उनको बढ़ाया जाए, या वहां के जो एग्रीकल्चर है उसको डायरेक्ट मार्केट किया जाए। तो ऐसी चीजों को यहाँ बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण इंडस्ट्री जो है, यानी कृषि का एरिया जो है, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो पाए, वहां पे विकास हो पाए, आजीविका का भी विकास हो पाए, उत्पादन का भी विकास हो पाए, ऐसे वहां पे चीजें हो पाए। दूसरा एक वर्ड कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, ऐसे एम्प्लॉयर्स यानी ऐसे जो काम देने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम जनरली मालिक बोल देते हैं, तो ऐसे लोग जो अपने अंडर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कम से कम 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अधिक प्रमोट करना, यानी इनको बढ़ाना कि तुम अपना काम बढ़ाओ ताकि लोगों का रोजगार बढ़ सके, लोगों के पास और भी अधिक रोजगार हो। तो इन सब लोगों के लिए जो इन हाउस ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज होती हैं, उनको बढ़ाना और इन सब लोगों को प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा इसका जो खास बात है वो ये है कि इसमें इस तरह के बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, या फिर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, या फार्मर्स की सिक्योरिटी और पॉवर्टी को इंश्योर करना। ठीक है, चाहे वो गरीबी है उसको हटाना या उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, रिडक्शन बाय इन्वॉल्विंग द लाइव स्टॉक, जो लाइव स्टॉक है उसको बढ़ा देना। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऐसे कई सारे चीजों को ये बढ़ावा देगी ये स्कीम। आपको यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। देखिए, नाम आया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का, तो उसकी बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि वो योजना क्या थी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 2014 में इसको शुरू किया गया था और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इसके तहत शुरू किया था। नाम से क्लियर हो गया, लिवलीहुड, यानी जो ग्रामीण इलाकों में लिवलीहुड है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, यानी उसको सुधारने के लिए हमने ये योजना शुरू की थी। इसके माध्यम से हमने ये काम किया है। इसका मुख्य जो मोटिव था, जो फोकस था, वो देखिए 15 से 35 वर्ष के बीच में जो लोग थे उनके युवाओं पर इसने मेनली ध्यान दिया कि जो गरीब परिवार हैं गांव के इलाके के और 15 से 35 साल के बीच में आते हैं, उनके स्किल को डेवलप किया जाए ताकि वो अपने रोजगार को बढ़ाकर अपनी आजीविका को बढ़ा सकें। ऐसा इसमें ध्यान दिया गया। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो अभी तक की बात करें तो लगभग लगभग 10.5 लाख जो रूरल यूथ है, यानी जो ग्रामीण युवा हैं, उनको ट्रेंड किया गया है, उनको स्किल्ड किया गया है। और उसके अलावा 6.5 लाख के करीब ऐसे हैं जो सक्सेसफुली किसी न किसी जॉब में जा भी चुके हैं, उनको रोजगार मिल भी चुका है। तो ऐसा इसका उपलब्धि है, तो बड़ी उपलब्धि है और उस पर कई प्लान आगे भी चल रहे हैं। अगर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात करें तो इसको भी हमने शुरू किया था। इसका भी मकसद यही था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन है रूरल पुअर का, उनके संगठन को बढ़ावा दिया जाए, यानी उनका संगठन किया जाए, उनको साथ जोड़ के काम पे लगाया जाए। जिस तरीके से हमारे स्वयं सहायता समूह होते हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो उसका मकसद यही है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा जाए और उसके माध्यम से उनको नया कुछ बिजनेस दिया जाए, नया उद्योग कराया जाए ताकि उनकी इंप्लॉयमेंट यानी उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके और इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जो हमारी प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विजन है एक 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का, तो उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। तो काफी इसके फायदे अभी देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पिनाका रॉकेट सिस्टम। देखिए अभी इंडिया की टेंशंस बनी हुई हैं चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, और लगभग लगभग सीमा पर अगर देखें तो युद्ध जैसे माहौल हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। तो इन सब परेशानियों में, इन सब स्थितियों में भारत को हमेशा अपने आप तैयार रहना होगा। किसी भी स्थिति में अगर भारत पर हमला कोई भी शत्रु देश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इसी सोच के साथ जो हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरकार ने मंजूरी दी थी, और अब जो डीआरडीओ है जिसने इस पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाया है वो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो लगभग लगभग 5000 रॉकेट एक साल में बनाने की है। इसको और भी अधिक बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है कि एक साल में इस 5000 को हम 10,000 तक बढ़ाएं, 10,000 तक हम लोग रॉकेट का निर्माण करें एक साल के अंदर, ताकि आगे अगर जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी मामले में पीछे ना रहें। ठीक है, देखिए दोनों चुनौतियां भारत के सामने हैं, पाकिस्तान की भी है और चीन की भी है। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भारत को बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अगर पिनाका की बात करें हम लोग तो 1980 के दशक में इसको डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया था, और इसका पहला जो मार्क वन है, पिनाका मार्क वन उसको बोलते हैं, इसका जो पहला प्रयोग है वो 1999 में कारगिल वॉर के दौरान किया गया था, और बहुत सटीक निशाने लगाकर जो शत्रुओं के, आतंकवादियों के कैंप थे, जो पाकिस्तानी आर्मी के कैंप थे, उनको ध्वस्त कर दिया था, उनको खत्म कर दिया गया था। पिनाका के बारे में कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए देखिए पिनाका की अगर बात करें तो ये इतना सक्षम है कि 44 सेकंड के अंदर ही 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी एक बार में दुश्मन के इलाके को बिल्कुल तबाह करने का इसमें क्षमता है। इसीलिए भारतीय सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आपके एग्जाम के लिए यहां से जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है, डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये पुणे में डीआरडीओ की एक लैब है जहां पर इसको बनाया गया था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधे पूछ ले कि डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट लैब कहां है, तो वो पुणे में है जहां पर इसको बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिए। 5000 मैंने आपको बताया कि इस समय भारत की कैपेसिटी है बनाने की 5000 मिसाइलों को, इसके अलावा इसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो पिनाका मिसाइल की रेंज थी वो लगभग लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रहती थी, लेकिन अब जो इसका एडवांस वर्जन आया है तो इसकी 90 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज हो गई है, यानी 90 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज में ये शत्रुओं का काम तमाम कर सकता है। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं पिनाका मिसाइल के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, फेम इंडिया स्कीम फेज 2, इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए फेम की पहले बात कर लीजिए कि फेम है क्या, है ना। फेम क्या है, देखिए अभी इंडिया ने क्या किया था, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है या और भी संबंधित संस्थाएं हैं, इन सब ने क्या किया था, अभी क्लाइमेट चेंज पर अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे कि हमें परिवर्तन करना, जलवायु में परिवर्तन करने से बचाने के लिए कौन कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं। उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, अब कार्बन उत्सर्जन कहां से होता है, या तो हमारी फैक्ट्रियों से होता है, या वाहनों से होता है, या क्रूज शिप से होता है, इन्हीं सबसे होता है कार्बन उत्सर्जन। तो भारत ने भी इसी प्लानिंग के तहत जो हमारे व्हीकल हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां से कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये स्कीम शुरू कर दी, फेम। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ का मतलब है फास्टर, ए का मतलब है एडॉप्टेशन, एम का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल्स, यानी फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। मतलब भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग पर, उनके प्रोडक्शन पर और उनके यूज पर बढ़ावा देने के लिए हमने ये फेम स्कीम शुरू की थी। ठीक है, दो फेज में इसको शुरू किया गया था। फेज वन इसका चला था 2015 से लेकर 2019 तक, और इस समय इसका फेज टू चल रहा है जो 2019 से शुरू होकर 2022 तक रहेगा। अगर हम देखें अभी की बात, तो अभी भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी स्कीम के तहत लगभग 670 इलेक्ट्रिक बसेस को अभी सैंक्शन किया है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, ये चार स्टेट आप याद कर लीजिए। यही आपसे पूछा जाएगा कि फेज टू में कितने इलेक्ट्रिक बसेस को फेम के थ्रू हमने सैंक्शन किया है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, तो वो 670 होंगी। और कौन से स्टेट में होंगी, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ में। इसके अलावा 241 चार्जिंग स्टेशंस इन मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गुजरात एंड पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये आपको देखिए यहां से याद करने हैं कि कहां पे चार्जिंग स्टेशंस हमने बनाने हैं आगे, और कहां पे हमने इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करना है इस स्कीम के तहत, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसका फेज वन कब से कब तक रहा और फेज टू कब से कब तक रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि इस स्कीम में हम करेंगे क्या, फास्टर एडॉप्टेशन यानी उनको अडॉप्ट करना एंड मैन्युफैक्चरिंग और उनको बनाना किनको, इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को। तो वही टेक्नोलॉजी वही प्रौद्योगिकी पर काम होगा कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर आए। जैसे चाहे इसमें टेक्नोलॉजी के नाम लिखे हुए हैं, माइल्ड हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी हैं। इन पर हमारी जो एजेंसीज हैं वो काम करेंगे ताकि भारत में ऐसे वाहनों की गिनती बढ़ जाए और भारत में फ्यूल का जो यूज है वाहनों में वो कम हो जाए, उसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम लोग करने लगे। अगर इसकी फेज टू स्कीम की बात करें तो देखिए इसके कुछ एम भी हैं, कुछ टारगेट भी हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 7,000 ई बसेस यानी इलेक्ट्रिकल बसेस सरकार ने बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 5 लाख करीब ई थ्री व्हीलर्स यानी जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं, जिन्हें हम नॉर्मली ऑटो भी बोल देते हैं थ्री व्हीलर्स, तो ऐसे थ्री व्हीलर्स भी बनाने हैं 5 लाख। 55,000 करीब हमें फोर व्हीलर बनाने हैं, जो पैसेंजर कार होती हैं उनको फोर व्हीलर लगभग लगभग बोल देते हैं हम लोग, तो ऐसी 55,000 में बनानी है। और करीब करीब 10 लाख जो है वो टू व्हीलर का निर्माण हमें इस चरण में करना है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखते हैं पूरा होता है या नहीं होता है। दूसरा, इसमें एक काम और किया गया है। देखिए इसमें जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक जरूरी चीज उन्होंने बताई है और वो है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, मतलब कहा है सरकार ने कि जो भी जिस वाहन में लिथियम आयन बैटरी होगी उसी को हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेंगे, उसके अलावा जो लोग हैं उनको नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कंपनीज को ये निर्देश दिया गया कि भाई आपको अगर इसमें आना है, इस स्कीम में जुड़ना है, तो जितनी भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सबको अपने वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। दूसरा, जब इलेक्ट्रिकल वाहन बनेंगे तो सीधी सी बात है, पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन चाहिए, चार्जिंग पॉइंट चाहिए। तो इसी स्कीम के तहत लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशंस भी सरकार बनवाएगी, पूरे देश भर में इनको बनाया जाएगा ताकि जो हमारे वाहन है उनको हम लोग चार्ज भी कर सकें। ये देखिए यहाँ पे मैंने फेम की फुल फॉर्म मैंने आपको जो बताई है वो लिखी हुई है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से जुड़ी हुई न्यूज है, जो है नासा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ लीजिए इसको क्या है। देखिए नासा यानी जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। नासा ने क्या किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नासा इसमें जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं या जो ब्रह्मांड की चीजें हैं उनको जानने समझने का प्रयास करती है और साथ ही इन चीजों को आम जनता तक भी लेके जाती है ताकि आम जनता भी जो है वो ब्रह्मांड के रहस्य को जान सके, पहचान सके, उनको पढ़ सके। इसी प्रोग्राम के लिए नासा ने क्या किया था, एक चंद्रा एक्सरे सेंटर बनाया था। ठीक है, चंद्रा एक्सरे सेंटर, अब इसकी बात हम करेंगे आगे भी। इस सेंटर के द्वारा ही अभी नासा ने एक नया काम किया है, वो काम ये किया है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले जितने भी इमेजेस होंगे उन इमेजेस को अब नासा साउंड के रूप में चेंज करेगा, यानी उनको सुनाएगा, साउंड वेव के रूप में चेंज करेगा। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए नासा ने किया है कि जो भी लोग देखकर पढ़ने में सक्षम हैं उनको तो यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिले ही, साथ में जो लोग ऐसे हैं जो देखकर चीजों को नहीं समझ सकते वो एटलीस्ट सुनकर ब्रह्मांड की चीजों को सुनने समझने का प्रयास करें, इसलिए यह काम किया गया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इमेजेस को साउंड में कैसे बदलेंगे, तो वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे बदलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा सोनिफिकेशन क्या होता है, यानी किसी भी डेटा को हम लोग साउंड वेव में कैसे चेंज करते हैं या क्या होता है वो आप समझते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी डेटा को अगर हम लोग ध्वनि वेव में यानी ध्वनि तरंगों बदल रहे हैं तो इसी को हम लोग डेटा सोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक एक्चुअल में अगर देखें तो ये विजुअलाइजेशन है, डेटा का विजुअलाइजेशन है जिसको हम सुनकर समझते हैं, यानी सुनकर हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसी के संबंध में जो नासा का चंद्रा प्रोजेक्ट था यानी चंद्रा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट था, वो इसीलिए नासा ने लॉन्च किया था कि जितनी भी इमेजेस, जितनी भी जानकारियां स्पेस से मिल रही हैं उनको चंद्रा जो एक्सरे सेंटर है वो सीधे साउंड वेव में चेंज करके नासा के पास भेजे, ऐसा यह काम किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी भी घटनाएं यूनिवर्स में होती हैं, चाहे वो किसी स्टार का बनना हो, चाहे कोई क्लाउड हो, डस्ट हो, चाहे कोई ब्लैक होल हो, इन सब को भी हम इन सब की घटनाओं को भी एक साउंड वेव में बदलकर सुन सकते हैं। यानी जो भी चीजें ब्रह्मांड में देखी जा रही हैं उन सभी घटनाओं को हम साउंड वेव में चेंज कर सकते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अब समझते हैं कि ये चंद्रा जो एक्सरे प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, या जो ये ट्रांसलेशन है ये साउंड में कैसे हो जाएगा।
देखिए चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इसको लॉन्च किया था 1999 में। मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जर्वेटरी है, यानी जो अंतरिक्ष में घूमकर सारी चीजों को देखती है और उनको साउंड वेव में चेंज कर कर नासा के पास भेजती है। चंद्रा, यहां से नाम आपको दिख रहा है तो ये भारतीय खगोलविद हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हीं के नाम पर अपना जो नासा है उसने ये ऑब्जर्वेटरी बनाया है, जिसको कोलंबिया शटल के माध्यम से 1999 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद यही था कि स्पेस में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब का इमेज रूप ना देकर उन सब का साउंड प्रूफ यानी साउंड जो रूप है वो नासा तक पहुंचाए, ताकि जो और भी चीजें हैं वो नासा कर सके। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं, किसी भी डेटा को साउंड में चेंज कैसे करते हैं, तो उसकी एक बात समझिए। देखिए नासा के कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जितने भी लगे हुए हैं, वो स्पेस से मिलने वाली जितनी भी जानकारी है वो बाइनरी में देते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में वो देते हैं, ठीक है ना। अब इस 0 1 की फॉर्म के डेटा को ही नासा के जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो इनको चेंज करते हैं वॉल्यूम में, समझ गए, यानी इनको आवाज में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे लाइट सोर्स ज्यादा है तो वहां पे आवाज की पिच बहुत तेज कर देंगे। अगर मान लीजिए साउंड सोर्स मतलब कोई सोर्स बहुत दूर है तो वहां पे लाइट की जो वॉल्यूम है उसे बहुत कम कर देंगे, ताकि वो प्रतीक होगा कि दूर से साउंड आ रहा है। ऐसे कई सारे मेजरमेंट बना रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लोग चेंज कर देते हैं सारे डेटा को साउंड में। तो मकसद केवल यही है कि जो भी डेटा वहां से मिल रहा है उनको जो लोग सुनकर समझते हैं उनको भी ये बातें समझाई जा सके। आपके एग्जाम के मकसद के लिए जरूरी है वो है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, कि किसके नाम पर है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कब लॉन्च किया गया था, 1999 में किया गया था। और क्या है, तो नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी मिशन का एक हिस्सा है, यानी और भी ऑब्जर्वेटरी है, उनमें से एक है अपनी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। G7 बैक्स द एक्सटेंशन ऑफ डेप्थ फ्रीज, इसको समझ लीजिए। G7 की बात आती है तो G7 वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन रखने वाली देश हैं, उनका ग्रुप है G7। तो उसी के बारे में ये है। अब देखिए होता क्या है कि जो भी देश अमीर होता है वही देश क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है गरीब देशों की। अर्थात गरीब देशों को भी आगे बढ़ने का मौका देना, उनको लोन प्रोवाइड कराना, उनको सहायताएं देना, आर्थिक सहायताएं देना, ये सब काम कौन करता है, ये सब काम अमीर देश करते हैं, ठीक है। तो अभी G7 वो काम कर रहा है। अब G7 ने एक काम किया है, बहुत अच्छी पहल G7 ने की है। इन्होंने कहा है कि दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं, ठीक है, उन सबको अभी जो उन्होंने हमसे लोन ले रखा है उसकी किस्त देने में हम कुछ छूट देंगे। मतलब कि जो भी कोरोना पीरियड चल रहा है, इस कोरोना पीरियड में इंडस्ट्री हर देश की तबाह हो गई है, उद्योग तबाह हो गया है, सारा टैक्स कलेक्शन तबाह हो गया है, रेवेन्यू खत्म हो गया है, इसीलिए देशों के पास पैसा नहीं है। तो G7 देशों का एक कर्तव्य है कि वो इन देशों को इस पीरियड में अपने लोन की किस्त चुकाने से मुक्त करें, यानी कुछ समय बाद वो उसका इंस्टॉलमेंट लें। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि जो भी डेप्ट फ्रीज है उसको एक्सटेंड किया जाए, यानी उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, साथ ही साथ इसी पीरियड में उनसे हम किस्तें भी नहीं लेंगे और साथ में उनको अधिक लोन भी हम देंगे, ताकि जो उनकी व्यवस्था गिर गई है, जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उनको दोबारा से वो संकट से वो बाहर आ पाए, ठीक है। अब इस पूरी न्यूज में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूं। देखिए G7, G8 और G20, इन तीनों का अंतर मैं आज आपको समझा दूंगा कि क्या अंतर है और क्या ये होते हैं। इन तीनों के ब्रैकेट में देखिए मैंने कुछ सन लिखे हुए हैं, ठीक है, ईयर लिखे हुए हैं। G7 को देखिए बनाया गया था 1975 में, और जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें ये कुल मिला के 7 देश थे जिनके मैंने नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। ये 7 बड़े देशों ने, बड़ी इकोनॉमी ने मिलकर बनाया था G7 1975 में। और अगर देखें तो ये इतने अमीर हैं कि ये 7 देश अकेले ही पूरे विश्व के 58% धन को, यानी पूरे विश्व में जो 58% वेल्थ है वो केवल जो है इन्हीं 7 देशों में है। अब आप सोचिए कितने अमीर देश ये 7 देश हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, G7 बनाया। अब क्या हुआ, G7 बनने के बाद कई बार रशिया ने कहा कि हमको भी इसमें शामिल करो, हम भी इस दुनिया के बहुत बड़े देश हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो रशिया ने काफी बार कहा, काफी बार बातें हुई, काफी बार बैठकें हुई। उसके बाद 1997 में क्या हुआ, रशिया को भी, रूस को भी इस G7 ग्रुप में शामिल कर लिया गया। तभी G7 से क्या बन गया, G8 बन गया। अब इसमें इन 7 देशों के अलावा एक कौन सा जुड़ गया, रशिया भी जुड़ गया, यानी रूस भी जुड़ गया। ऐसे करके 7 देश बन गए। लेकिन अभी क्या हुआ देखिए, अब 2014 में क्या हुआ, रशिया ने क्या किया था, जो वहां पे एक देश है क्रीमिया,
तो क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी क्रीमिया पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया था, क्रीमिया को अपने अंडर में ला दिया था। जब रूस ने ऐसी हरकत करी और क्रीमिया का राज्यहरण कर लिया तो रशिया को फिर इस ग्रुप से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा बाकी देशों ने कि ये G7 के देशों के लिए सही नहीं है कि यहाँ के देश जो है अभी भी दूसरे देशों पर कब्जा करें, तो इसलिए रशिया को 2014 में निकाल दिया गया। तो रशिया कब आया? 1997 में आया। और कब निकाल दिया गया? 2014 से इसको निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब 97 के बाद फिर G7 में क्या हुआ, बहुत सारे और भी मजबूत इकोनॉमी वाले और ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी मजबूत होने वाली है आगे कुछ टाइम में, ऐसे कुछ देशों को शामिल कर लिया गया। तब ये क्या बन गया? G20। अब इस G20 में कितने हैं? इस G20 में टोटल 19 तो कंट्री हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में भी अपने आप में बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसका मतलब अब ये बड़ा ग्रुप बन गया है, अब इसमें काफी देश इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आए कि G20 में कितने कुल मेंबर देश हैं, तो आपका जवाब 20 ही होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हम एक ही मानते हैं। ठीक है, तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ऐसे करके इसमें 20 देश हो गए। कब बना था? 1999 में। खास बात यह है कि इंडिया भी इसका मेंबर है ना। अब देखिए पूछेगा अगर कि इंडिया किसका मेंबर है, तो G8 का मेंबर नहीं है, G7 का नहीं है, केवल किसका है? G20 का मेंबर है इंडिया। ठीक है ना। खास बात, अगर हम इस बार की बात करें तो अभी इसकी 15वीं बैठक होनी है G20 की, और कहां होनी है? सऊदी अरेबिया में होनी है 2020 में। ठीक है, हालांकि जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं तो मुझे लगता नहीं है कि बैठक हो पाएगी, या तो होगी तो वर्चुअली ही बैठक होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। खास बात, इस G20 की अभी तक भारत में कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो इसकी 17वीं बैठक होगी जो कि 2022 में होगी, ये 2022 की बैठक भारत में ही होगी, ऐसा निश्चय कर लिया गया है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में G20 की पहली मीटिंग कब होगी? 2022 में। और कौन से नंबर की मीटिंग होगी? तो 17th मीटिंग जो होगी वो G20 की भारत में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली बुक की, तो और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये आपको बुक के बारे में याद करना है। किसने इसको रिलीज करेंगे, कौन इसको रिलीज करेंगे? तो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा जी, उनके साथ मिलकर जो फ्रांस आल्ट हैं, यानी जर्मन के जो एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, ये दोनों मिलकर इस बुक को लॉन्च करने वाले हैं नवंबर में, आपको ध्यान रखना है। देखिए दलाई लामा जी वैसे अपने आप में बहुत जानी मानी पहचान में हस्ती हैं, इसीलिए उनके द्वारा लिखी गई बुक ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, दलाई लामा जी की बात आई तो दो बुक मैं आपको और बताऊंगा जो लगातार 2 ईयर्स में आई हैं। 2019 में दलाई लामा जी की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था द सीड ऑफ कंपैशन, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ये आपको ध्यान में रखनी है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है जो 2019 में आई थी। हालांकि सन तो आपसे नहीं पूछता है, बट ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछ सकता है। दूसरा, 2018 में एक और बुक आई थी, इसका नाम था इकोलॉजी, इथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस, द दलाई लामा इन कन्वर्सेशन विद लीडिंग थिंकर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इन सब बुक्स में आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने खासा फेमस फोकस किया है। और दलाई लामा जी ने यही कहा है कि जितने भी वैश्विक लीडर्स हैं, जो भी वैश्विक नेता हैं, उन सबको जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उसमें अपने विरोध मिटाकर, अपने मतभेद मिटाकर और वहां पे सही से और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को आगे के लिए बचाकर रख सकें। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। देखिए दो यहाँ पे चेहरे मैंने दिखाए हैं आपको, एक है विल्टेरी बोटास और दूसरे हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बहुत फेमस हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग में। तो अभी रशियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2020 में, उसकी कुछ बात है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि इस ग्रैंड प्रिक्स में जो अपने लुइस हैमिल्टन थे, शायद वही जीतते अगर वो कुछ पेनाल्टी उन पर ना पड़ती, कुछ वो फाउल नहीं करते। उन्होंने कुछ फाउल कर दिए, इसलिए 10 सेकंड 10 सेकंड तक के लिए उनको पेनाल्टी लगाई गई, 10 सेकंड तक उनको रोका रखा गया। और इसी वजह से जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी वो इस बार जीत ली है विल्टारी बोटास ने। और हमारा जो लुइस हैमिल्टन है ये तीसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे नंबर पर ये आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दो बातें यहाँ से ध्यान रखनी है, एक तो वेल्टस बोटास ने जीती है रशियन ग्रैंड प्रिक्स, और लुइस हैमिल्टन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए यहां से एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है कि ये किस कंट्री के हैं और किस कंपनी के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग करते हैं। तो दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही मर्सिडीज कंपनी के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग करते हैं, लेकिन इनके कंट्रीज अलग अलग हैं। अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटिश हैं, यानी ब्रिटेन के हैं, और जो अपने विल्टरी बोटास हैं ये फिनलैंड के हैं, यानी फिनलैंड देश से संबंध इनका रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अगर हम वेल्टारी बोटास की बात करें तो अभी इस साल के शुरू में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था, वहां भी इन्होंने जीत दर्ज की थी। और इसके साथ ही जो हैमिल्टन और इनके बीच में अंकों का अंतर है वो भी अभी 44 का रह गया है, जिसको शायद जल्दी ही पूरा करने के प्रयास करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड रेबीज डे। कई बार हमारे एसएससी और बाकी एग्जाम में पूछा गया है वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में। 28 सितंबर को ये मनाया जाता है, ध्यान कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि इस बार इसकी थीम क्या है। थीम एग्जाम में कई बार आती है, तो इस बार की थीम है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, यानी साथ मिलकर सहयोग कर कर टीकाकरण कर कर रेबीज को मिटा दें, ऐसी इसकी थीम है। इस चीज के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कितने काम करने पड़ेंगे, इस बात के लिए हम इस बार चर्चा करेंगे। दूसरी बात देखिए, वर्ल्ड रेबीज डे की बात आई है तो मैं आपको बताऊं, लुइस पास्चर जी का आज निधन हुआ था। और लुइस पास्चर ही वो रसायनज्ञ थे, वो रसायन शास्त्री थे जिन्होंने क्या किया था, वैक्सीन बनाई थी रेबीज की पहली बार। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही, पुण्यतिथि के मौके पर ही हम क्या करते हैं, रेबीज डे मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि को याद करने के लिए या उनको याद करने के लिए। ऐसा हम ध्यान में करना है आपको, वर्ल्ड रेबीज डे ध्यान में आपको करना है। अगर हम रेबीज की बात करें देखिए, तो रेबीज के लिए जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल यानी गार्क बनाया गया था, इसको 2007 में बनाया गया था। और उसके बाद से हम रेबीज के कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, विभिन्न तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गार्क की बात आई तो गार्क का जो हेडक्वार्टर है वो मैनहट्टन कंसास में है, अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ने अपना टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को खत्म कर देना है, यानी रेबीज से कोई मौत 2030 के बाद नहीं हो, ऐसा प्रयास ये कर रही है गार्क संस्था। 2007 में बनाई गई थी, ध्यान रखने वाली बात है। न्यूज इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग 28 सितंबर को एक और दिन मनाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये सूचना के एक्सेस के लिए है। ठीक है, आजकल देखा जाए तो सूचना का एक्सेस के लिए बहुत मुहिम भी चल रही है कि सभी प्रकार की सूचनाएं जो है वो जनता को प्राप्त हो, हर तरह के लोगों को प्राप्त हो। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको आज देखना है। देखिए 2020 की बात करें तो 2020 में इस दिन को मनाने का जो एक फोकस है वो किस पर रखा गया है, वो रखा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी इस क्राइसिस के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन जनता से छुपाई जा रही है वो ना छुपाई जाए, वो उनको मिले। एंड ऑन द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड पॉलिसी गारंटीज फॉर पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी इस समय हम लोग ये ध्यान में करेंगे इस दिन को मनाने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के फायदे हैं, अगर सभी के पास सभी तरह की सूचनाएं होंगी, सभी लोग जागरूक होंगे, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा जो सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं उनके थ्रू हमें एक फॉर्मुलेशन तैयार करना होगा, इस तरह का हमें ध्यान में रखना है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डे के ध्यान में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 2020 के लिए जो इस डे की थीम है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए थीम आप एक बात कर लीजिए, तो थीम है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप। ठीक है, ये इस तरह की थीम है। थीम बहुत आती है एग्जाम में, बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसी के बारे में एक बार और ध्यान कर लीजिए। इस दिन को अगर हम देखें तो 2015 में सबसे पहले यूनेस्को ने इसको नामित किया था, और इसको पहली बार जब मनाया गया था वो 2016 था जब इसको मनाया गया था। 2015 में इसको मान्यता दी गई थी कि इसको मनाएंगे, और 2016 से फिर हमने इसको मनाना शुरू कर दिया था, आपको ध्यान में करना है। देखिए यूनेस्को की बात आई है तो एक बार ध्यान कर लीजिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाम से क्लियर होगा कि क्या करता होगा, एजुकेशन के फील्ड में, साइंटिफिक यानी साइंस के फील्ड में, और कल्चर के फील्ड में, इन तीनों फील्ड्स में यूनेस्को काम करता है। यहाँ पर जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी तरह के पॉलिसीज बनती हैं, उन सबको मॉनिटर करना, उन सबको देखना, और इन सब के लेवल को और ऊंचा करना, यही यूनेस्को का कार्य रहता है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, कब बना था तो 1945 में इसको बनाया गया था। और कहां है इसका हेडक्वार्टर, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इस समय जो इसके हेड हैं वो हैं ऑड्रे ओजोले, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, तो कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। आज कुछ फैक्ट्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने एक सीरीज शुरू करी है मेटल्स की, मैंने आपको कल भी कुछ मेटल्स के पॉइंट बताए थे, आज फिर से मैं कुछ मेटल्स के पॉइंट बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, फ्यूज तार की बात कर लेते हैं जो हमारे घरों में होता है। फ्यूज तार जिनको नहीं मालूम मैं समझा दूं कि जैसे ही हमारे घर में, अभी तो एमसीबी का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो जैसे ही हमारे घर में वोल्टेज बढ़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ने से हमारे घर के इक्विपमेंट खराब ना हो, इसलिए हम फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं, जो वोल्टेज बढ़ने पर ऑटोमेटिकली जल जाता है, खत्म हो जाता है, और उससे हमारी बिजली कनेक्शन
टूट जाता है, जिससे हमारे घर के इक्विपमेंट बच जाते हैं। तो ये फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज वायर जो होता है, ये दो लोगों से मिलकर बना होता है, लेड और टिन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि फ्यूज तार किससे बना है, तो लेड और टिन से बना होता है। दूसरा ट्यूबलाइट, हम लोग ट्यूबलाइट का जो इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट में जो वेपर होता है वो दो चीजों का होता है, मरकरी और ऑर्गन। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबलाइट में किसका वेपर होता है, तो मरकरी और ऑर्गन का वेपर हम लोग यूज करते हैं। मरकरी मतलब पारा। तीसरा देखिए, ये कई बार क्वेश्चन आया है, आयरन पायराइट। देखिए आयरन पायराइट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना? क्योंकि इसका रंग कैसा होता है ना, बिल्कुल सोने की तरह होता है, ठीक है। और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इसकी मिलावट करते हैं। कुछ लोग करते होंगे ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना, मूर्खों का सोना, मूर्ख जो है उसके लिए क्या है सोना, यही है आयरन पायराइट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, आयरन पायराइट मूर्खों का सोना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, सिल्वर आयोडाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, कृत्रिम वर्षा किस कराने में कौन सा आयक है, तो सिल्वर आयोडाइड। तीसरा देखिए, ओस्मियम के बारे में बात कर लीजिए। ओस्मियम इस दुनिया की अभी तक की जितना हमको ज्ञान है उसके हिसाब से सबसे हैवीएस्ट मेटल है, सबसे भारी मेटल है। और प्लेटिनम जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा कठोर है। ये आप ध्यान करिए। देखिए डायमंड की हम बात करते हैं तो डायमंड तो अलग है, डायमंड धातु नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्लेटिनम की बात करते हैं तो प्लेटिनम क्या है, धातु है। ये आप ध्यान कर लीजिए, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सबसे जो कठोर है वो तो डायमंड है, लेकिन डायमंड धातु नहीं है। धातु की बात करेंगे तो प्लेटिनम ही है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मेटल की बात जब भी करेगा सबसे भारी धातु, तो अपना आंसर क्या होगा वहां पे, प्लैटिनम। तीसरा, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम कैसा है, सबसे हल्का धातु है। प्लैटिनम सबसे मजबूत है, ओस्मियम सबसे भारी है, और लिथियम कैसा है, सबसे हल्का। इसके अलावा देखिए, सोना और चांदी सबसे मैलिएबल मेटल, ठीक है। मैलिएबल का मतलब समझिए, मैलिएबल का मतलब होता है जिसको पीट कर चादर के रूप में हम लोग बना सकें। तो सोने और चांदी दोनों की ही पतली से पतली चादरें हम लोग पीट कर बना सकते हैं। बाकी किसी धातु की इतनी पतली चादरें नहीं बन सकती है। इसलिए इसमें कहा गया कि सोना और चांदी सबसे अधिक मैलिएबल धातु हैं। उसमें भी सोना क्या है, वो अधिक मैलिएबल है, ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट 60 के बारे में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है और ये कैंसर के उपचार में बहुत काम में आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव होता है जो अपना कोबाल्ट 60 है, ये रेडियो सक्रिय होता है, उसके बाद भी कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे हमने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज के हमारे इस वीडियो से बनने वाले हैं, इन क्वेश्चन से बनने वाले हैं। तो वीडियोस के आंसर आप देते रहते हैं, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो आप देते हैं, लगातार कई लोग बने रहते हैं इसमें। आज भी मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जो लगातार इसके आंसर देते हैं और यहाँ बने रहते हैं। तो देखिए हमारी वीडियो में अगर बात करें तो सोनिका खंडेलवाल जी के आंसर रोज मुझे मिलते हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं यहाँ पर। इसके अलावा पूजा गर्ग जी, सौम्या सांभवी जी, अलंकृता जी, श्रवण कुमार जी, सुदीक्षा जी, प्रशांत तिवारी जी, या इसके अलावा सुनील पाठक जी हैं, सीमा ठाकुर जी हैं, सुनील जी हैं, मनीष भारद्वाज जी ने कल आंसर दिए थे सारे। इसके अलावा श्रवण कुमार जी ने दिए थे, हरिमुख मीना जी ने दिए थे, सीमा ठाकुर जी ने दिए थे, अंकित चौधरी जी ने भी आंसर कल दिए थे। तो आप सभी बने रहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी मेहनतें सफल होने वाली है। पंकज सिंह जी भी कल थे, अखिलेश कुमार मौर्य जी थे, शिवाली उपाध्याय जी थी, कृष्णा सिंह जी थे, इसके अलावा प्रियंका जी थी, यहाँ पे संदीप जी थे। काफी लोगों के आंसर मुझे मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं और हमारी वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है। ज्ञान रंजन जी तो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, विश्वजीत जी लगातार बने रहते हैं, अखिलेश कुमार मौर्य जी हैं, राफत परवीन जी हैं, मानव प्रताप जी हैं, काफी लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं, पुरुषोत्तम कुमार जी जुड़े रहते हैं, संदीप सिंह जी हैं यहाँ पर, राफत परवीन जी हैं, अशोक पुरी गोस्वामी जी हैं, ऐसे कई लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस आपको फायदा दे रही हैं, हमारी टीम की मेहनत आपको फायदा दे रही है। आप भी लगे रहिए, जुटे रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन, व्हेन इज अंत्योदय डे सेलिब्रेटेड, यानी कब मनाया गया था अंत्योदय डे, कब मनाया जाता है, ये आप ध्यान करिए और कमेंट करके बताइए वो डेट जिसको ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, पिनाका मिसाइल सिस्टम इज डिजाइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी पिनाका किसने डिजाइन किया है इन चारों में से, इसरो, डीआरडीओ, बार्क और एचएएल, चारों में से किसने डिजाइन किया है। देखिए अभी इसका बड़े पैमाने पर हमने उत्पादन शुरू किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फेम स्कीम लॉन्च, जो फेम स्कीम थी यानी फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो ये आप ध्यान करके मुझे बताइए। 15, 14, 19 या 18 में कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्जिंग स्टेशंस
इज द टारगेट सेटअप अंडर फेम 2, यानी फेम 2 जो हमारा है स्कीम, उसके फेज में कितने चार्जिंग स्टेशन पूरे देश भर में बनाए जाएंगे, ऐसा आपको ध्यान करके बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने खुद दिए हैं, 270, 2700, 27 और 27,000। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से मुझे ध्यान से बताइए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, When will the G20 meet held in India? कब हुई थी भारत में G20 की बैठक, ये आपको बताना है। तो चारों में से कौन सा आंसर सही है, ये आप मुझे ध्यान से बताइए, ध्यान करिए कि कब हुई थी भारत में बैठक G20 की, कब होगी भारत में। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे, आगे फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।